नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम अब बात करेंगे लोक प्रशासन में। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन का एक अलग विषय के रूप में, एक विषय के रूप में किस तरीके से उद्भव हुआ, विकास हुआ, उद्विकास हुआ, उसकी बात करेंगे। इसको हम अलग अलग चरणों में देखते हैं। प्रथम चरण, पहले चरण की यहाँ से बात करते हैं। पहला चरण जो है 1887 से 1926 तक है। इसे राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन की बात की गई। राजनीतिक प्रशासन जो था दो भागों में यहाँ पर डिवाइड होता है। तो देखें, अमेरिका के राजनीति विज्ञान प्रोफेसर वुडरो विल्सन आए 1887 में। पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली इनकी पत्रिका थी। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनका लेख था। विल्सन अमेरिका के प्रशासन में सुधार करना चाहते थे। वुडरो विल्सन अमेरिका के प्रशासन में क्या करना चाहते थे? सुधार करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने प्रशासन के लिए एक अलग विषय की मांग करी कि भाई एक लागू करना कानूनों को और बनाना दोनों अलग अलग विषय हैं, इसलिए ये अलग से विषय होना चाहिए। विल्सन के अनुसार कि संविधान की रचना करना सरल कार्य है, संविधान की रचना करना सरल कार्य है, जबकि उससे संविधान को लागू करना कठिन कार्य है। जैसे कि आज का संविधान, जिसे बचाने के लिए उसे प्रॉपर रूप से चलाने के लिए कितनी मशक्कत हो रही है। विल्सन के अनुसार संविधान को लागू करना प्रशासन का कार्य है, अतः ये दोनों कार्य अलग अलग होने के कारण इसके विषय भी अलग अलग होने चाहिए। विल्सन की इस मांग को विल्सन एंड क्राई कहा जाता है। विल्सन एंड क्राई ही राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन का आधार बना था। अमेरिका के विद्वान फ्रैंक जे गुडनौ, कौन सा गुडनौ? फ्रैंक जे गुडनौ ने विल्सन की इस बात को आगे बढ़ाया और गुडनौ ने 1900 में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन गुडनौ की पुस्तक है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन गुडनौ की पुस्तक है। गुडनौ ने अपनी इस पुस्तक में राजनीति और प्रशासन में निम्न अंतर बताए। राजनीति और प्रशासन में निम्न अंतर बताए कौन कौन से? राजनीति में देखें तो राजनीति में इनकी योग्यता निर्वाचन है, प्रशासन में ये चयनित होकर आते हैं। राजनीति ये मुख्यतः नीति निर्माण का कार्य करते हैं। प्रशासन इनका मुख्य कार्य नीतियों का क्रियान्वयन करना है। राजनीति ये जनता से निकटता से जुड़े हुए होते हैं। राजनीति में प्रशासन इनका जनता से कम संपर्क होता है। इन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। राजनीति में इन्हें कम अनुभव होता है, जबकि प्रशासन में ये प्रशिक्षित होते हैं, अत्यधिक अनुभवी होते हैं। जो IAS वगैरह RS वगैरह चयन होकर जाते हैं ना। गुडनौ ने अपनी पुस्तक में राजनीति को राज्य की इच्छा माना। गुडनौ ने क्या माना? राज्य की इच्छा माना राजनीति को। प्रशासन को शिक्षा का क्रियान्वयन माना। गुडनौ को अमेरिकी के लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। गुडनौ को अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक किसको कहा जाता है? गुडनौ को कहा जाता है। कौन सा नो को कहा जाता है? गुडनौ को कहा जाता है। 1926 में LD वाइट, कौन सा वाइट? LD वाइट 1926 में LD वाइट ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी 1926 में। LD वाइट, कौन सा वाइट? 1926 LD वाइट एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी, नामक पुस्तक लिखी। इसे लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक LD वाइट की एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा चरण आता है 1927 से 1937। दूसरा चरण, इसे सिद्धांतों का युग कहा जाता है क्योंकि इसमें सिद्धांत बन के आते हैं। 1927 में विलोबी ने प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी। विलोबी की 1927 में प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक इन्होंने लिखी। ये लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर पहली पुस्तक थी। लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर पहली पुस्तक थी। विलोबी लिखी प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1916 में हेनरी फेल आते हैं। 1916 में कौन सा फेल आते हैं? 1916 में कौन से फेल आते हैं? 1916 में हेनरी फेल आते हैं। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखते हैं। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखते हैं। फेयोल ने अपनी इस पुस्तक में प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए। कितने दिए? अरे भाई कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत दिए फेयोल ने इसमें। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, इन्होंने बुक लिखी थी इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये पुस्तक फ्रेंच भाषा में थी। 1929 में इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया गया था। लूथर गुलिक ने 10 तथा लेंट्स उर्विक ने 8 प्रशासन के सिद्धांत दिए। गुलिक को उर्विक ने 1937 में पेपर्स ऑन द साइंस एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने पोस्ट कॉर्प, कौन सा कॉर्प? पोस्ट कॉर्प, POSTCORP, पोस्ट कॉर्प नामक सिद्धांत दिए थे, जो निम्न प्रकार है। देखो, लूथर और गुलिक और उर्विक ने 1937 में दोनों साथ में पुस्तक लिखी, पेपर ऑन द साइंस एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट कॉर्प नामक सिद्धांत दिया। पोस्ट कॉर्प में क्या क्या है? पोस्ट कॉर्प का P का मतलब प्लानिंग यानी नियोजन है। किसी भी कार्य को करने के लिए उससे पहले उस पर विचार विमर्श करना नियोजन कहलाता है।
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, योजना को पूरा करने के लिए मानवीय भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना ऑर्गेनाइजेशन होता। एस, एस का मतलब स्टाफ है। यहाँ संगठन के कार्यों में मदद करने वाले लोग क्या कहलाए, स्टाफ कहलाए। डायरेक्शन, उसके बाद निर्देशन, डायरेक्शन में डी का मतलब डायरेक्शन, निर्देशन, संगठन का कार्य सही दिशा में हो रहा है या नहीं, इस हेतु दिशा निर्देश देने का काम होता है, भाई सही काम हो रहा कि नहीं हो रहा। सी ओ, साथ याद रखिए कि सी ओ साथ में अलग नहीं है, सी ओ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, संगठन में काम करने वाली विभिन्न इकाइयों के बीच समयबद्ध सहयोग होना चाहिए, कि भाई जो भी इकाइयाँ हैं उनके बीच में समयबद्ध जब जब सहयोग की आवश्यकता हो समन्वय उनमें होना चाहिए। मुने और रिले के अनुसार समन्वय किसी भी संगठन का हृदय है। अब आर है, आर का मतलब यहाँ रिपोर्टिंग है, ठीक है, यहाँ फीडबैक प्राप्त होता है। संगठन के कार्यों की प्रगति की जानकारी लेना रिपोर्टिंग कहलाता है। बी, यहाँ पर बी का मतलब बजटिंग है, योजना को पूरा करने के लिए वित्त की व्यवस्था करना बजट कहलाता है। भाई कोई भी योजना है उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे आप, बजट की व्यवस्था करेंगे। 1937 के वर्ष को लोक प्रशासन विषय के लिए चरमोत्कर्ष का वर्ष कहा जाता है। 1937 के वर्ष को लोक प्रशासन विषय के लिए क्या कहा जाता है, चरमोत्कर्ष का वर्ष कहा जाता है। दूसरे चरण में लोक प्रशासन विषय के सिद्धांत दिए गए थे, इस कारण इस चरण को लोक प्रशासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब तीसरा चरण देखें, तीसरा चरण 1938 से 1947, 1938 से 1947 तीसरा चरण, इसे चुनौती का युग कहा जाता है। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड आए। चेस्टर बर्नार्ड की बुक है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में ये पुस्तक लिखी चेस्टर बर्नार्ड ने। बर्नार्ड ने अपनी इस पुस्तक में संगठन को सहकारी गतिविधियों का समूह बतलाया, सहकारी गतिविधियों का समूह बताया। बर्नार्ड के अनुसार संगठन के सिद्धांत व्यक्ति की क्या करता है, उपेक्षा करते हैं। संगठन के जो सिद्धांत हैं वो व्यक्ति की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, चेस्टर बर्नार्ड ने कहा। एल्टन मेयो ने अपने हार्तून प्रयोग से ये सिद्ध किया कि किसी भी संगठन के लिए मानवीय तत्व भी महत्वपूर्ण है। एल्टन मेयो आगे बढ़ेंगे, उन्होंने कहा भाई मानवीय तत्व भी महत्वपूर्ण है। संगठन प्रशासन के सिद्धांत औपचारिक संरचना पर तो बल देते हैं, लेकिन संगठन में काम करने वाले मानव की भावनाओं की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। 1946 में हर्बर्ट साइमन, कौन सा साइमन, 1946 में हर्बर्ट साइमन प्रोवर्ब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन ने नामक लेख लिखा। हर्बर्ट साइमन ने प्रोवर्ब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में लोकोक्तियाँ। साइमन ने इस लेख में प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को लोकोक्तियों की संज्ञा दी। साइमन के अनुसार प्रशासन के सभी तथाकथित सिद्धांत एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। 1947 आदेश की एकता, आदेश की बहुलता, एक दूसरे को काटते हैं। साइमन की एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर बुक रही। रॉबर्ट डाहल आया। रॉबर्ट डाहल 1947 में साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स बुक लिखते हैं। ये डाहल ने अपनी पुस्तक में ये लिखा कि जब लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तब लोक प्रशासन के सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते। भाई लोक प्रशासन में जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तब तक लोक प्रशासन के सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते। चौथा चरण आता है 1948 से 1970, 1948 से 1970। पहचान का संकट। रॉबर्ट डाहल ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स बुक में लिखा कि जब तक लोक प्रशासन तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तब तक लोक प्रशासन विषय में सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। चौथा चरण था जिन्हें पहचान का संकट अपन कहते हैं। अब पहचान का संकट यहाँ पे आ गया था। चीनी विद्वान FW रिक्स ने 1956 में अपना पहला मॉडल दिया जिसे औद्योगिक कृषि मॉडल कहा जाता है। रिक्स ने इस अपने मॉडल में विश्व को 2 भागों में विभाजित किया। अत्यंत विकसित देशों को औद्योगिका तथा अत्यंत पिछड़े देशों को कृषि का कहा। 1957 में रिक्स ने अपने पुराने मॉडल में संशोधन करते हुए इसके स्थान पर डिफ्रेक्टिव प्रिज्मेटिक फ्यूज मॉडल इसको नाम दिया। रिक्स के अनुसार ऐसे देश जहाँ विकास का प्रकाश अत्यधिक फैला हुआ है उसे डिफ्रेक्टेड तथा जहाँ विकास की किरण अभी तक नहीं पहुँची उसे रिक्स ने फ्यूज्ड कहा। रिक्स के अनुसार ऐसे देश जहाँ कुछ भागों का विकास हुआ लेकिन कुछ भाग अभी भी पिछड़े हुए हैं उन्हें प्रिज्मेटिक कहा जाता। रिक्स के अनुसार बात करें, प्रिज्मेटिक समाजों में 2 विपरीत प्रकार की संस्कृतियाँ एक साथ पाई जाती हैं। रिक्स ने प्रिज्मेटिक समाज में पाए जाने वाले प्रशासनिक व्यवस्था को साला कहा। कौन सा कहा? साला कहा। क्या कहा? साला कहा।
1971 में द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिक्स की है। रिक्स के अनुसार शाला की मुख्य विशेषता ये है कि वहाँ के प्रशासन न केवल अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं बल्कि परिवेश को प्रभावित करता है। रिक्स के अनुसार विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था वहाँ के प्रशासन को तथा प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। विकासशील देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ के प्रशासन को तथा प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, ये रिक्स ने कहा। रिक्स के इस निष्कर्ष से राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन की अवधारणा अप्रासंगिक हो गई कि भाई ये द्विविभाजन की अप्रासंगिक हो गई। नवीन लोक प्रशासन अगले वीडियो में।